हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये हमारा बिजनेस स्टडी के ऊपर चैप्टर नंबर 5 दैट इज ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर पहला वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर कोई मैनेजर जब मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म करता है, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो एक मैनेजर होने के नाते उसको ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी में किन किन काम को करना पड़ता है, आखिर वो कौन से एक्टिविटीज हैं जो वो परफॉर्म करते हैं और कौन कौन सी बातों को वो ध्यान में रखते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग यही बात करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब आपने अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, और किसी भी तरीके का कमेंट हो, अरे कमेंट हो तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि यार कमेंट से ही तो पता चलेगा ना कि आप लोग क्या चाहते हो। तो कमेंट जरूर करें, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, तो एक मैनेजर जब मैनेजरियल एक्टिविटी परफॉर्म करता है, एज अ मैनेजर जब परफॉर्म करता है, तो उसके लिए सिर्फ प्लानिंग से ही काम नहीं चलता है। प्लानिंग में वो तो एक डिसाइड करता है कि हमको कौन से कोर्स ऑफ एक्शन को परफॉर्म करना और किस तरीके से करना। पर जब बात करें ऑर्गेनाइजिंग की, तो ऑर्गेनाइजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किस एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एक लार्ज स्केल की ऑर्गेनाइजेशन की आप बात करो, तो उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है, बहुत सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है। और उन एक्टिविटीज को एक मैनेजर, एक अच्छा मैनेजर क्या करता है कि छोटे छोटे पार्ट में उसको, छोटे छोटे डिपार्टमेंट में उसको, अलग अलग टास्क को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। यानी कि एक सक्सेसफुल मैनेजर, एक बेस्ट मैनेजर यही करता है कि सबसे पहले जितने भी टास्क है उसको आइडेंटिफाई करना, और जितने भी आइडेंटिफाइड टास्क हैं उसमें से जो टास्क परचेज से रिलेटेड है वो परचेज डिपार्टमेंट में, जो सेल्स से रिलेटेड है वो सेल्स डिपार्टमेंट में, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जो फाइनेंस से रिलेटेड है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में। इस तरीके से होगा क्या कि जब ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर सारे के सारे टास्क को, अलग अलग एक्टिविटीज को ग्रुप करेगा, सिमिलर एक्टिविटीज को एक ग्रुप, जो भी सेल्स से रिलेटेड है सेल्स से रिलेटेड में डाल देगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। फिर सारे बंदे को पता रहेगा कि किसका क्या टास्क है, कौन से डिपार्टमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में एक मैनेजर ये भी काम करता है कि जो भी रिसोर्सेस है, देखिए रिसोर्सेस तीन तरीके का होता है। एक होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी कि फंड, एक होता है फिजिकल रिसोर्सेज जैसे कि रॉ मटेरियल और मशीनरी, एंड एक होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये तीनों रिसोर्सेज के बीच में कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। जब तक परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होगा आप एक अच्छा सक्सेसफुल मैनेजर नहीं बन सकते। तो एक सक्सेसफुल मैनेजर बनने के लिए सबसे पहले स्मॉल ग्रुप में टास्क को डिफाइन तो करना ही होता है। सारे पहले तो एक सक्सेसफुल मैनेजर बनने के लिए क्या करोगे आप, टास्क को आइडेंटिफाई करोगे, एंड देन जो सिमिलर टास्क है उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में, सेल्स से रिलेटेड सेल्स डिपार्टमेंट में, परचेज से रिलेटेड परचेज डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एलोकेट करेंगे, है ना। फिर उसके बाद ये जो फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज पूरा ले आए, यानी कि जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में फंड का रिक्वायरमेंट है आप उतना लगा दिए, पर आपके यहाँ बेस्ट क्वालिटी का वर्कर नहीं आया तो प्रॉब्लम है। आपके यहाँ बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल नहीं आया तो प्रॉब्लम है। तो सिर्फ पैसा लगाने से नहीं होता। अब चलो बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल भी ले आए, पैसा भी जितना चाहिए उतना आप ले आए, मगर वर्कर अच्छा नहीं है, वेल क्वालिफाइड नहीं है, वेल एजुकेटेड नहीं है, तो क्या करेगा, वो रिसोर्सेज को बर्बाद करेगा। रिसोर्सेज को बर्बाद करेगा यानी कि आपके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इससे दिक्कत क्या है कि आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, यानी कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को लॉसेस भी हो सकता है। तो इन्हीं सब बातों को हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली बात करेंगे और हम लोग समझेंगे कि एक मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या करता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। ऑर्गेनाइजिंग में अगर सबसे पहले बात करें डेफिनेशन की, तो ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज,
आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज, है ना। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई एंड ग्रुपिंग different activities in the organization and bringing together the physical, financial and human resources to establish more productive relation for the achievement of organizational goal, है ना। ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज को मोस्ट प्रोडक्टिव मैनर में यूज करते हैं। और एक मैनेजर ये भी काम करता है कि वो सारे टास्क को आइडेंटिफाई करके उसको क्या करता है, ग्रुपिंग करता है अलग अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की, तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में आपका 4 स्टेप्स फॉलो किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये 4 एक्टिविटी परफॉर्म करने से आपका ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। और ये चारों प्रोसेस का क्या फंक्शन है, इन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली अब ये देखते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में सबसे पहला कह रहा है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, टास्क को आइडेंटिफाई करना एंड डिवाइड करना वर्क को, सबसे पहला काम। जब तक एक मैनेजर टास्क को आइडेंटिफाई नहीं करेगा तब तक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। टास्क को आइडेंटिफाई करना, साथ ही साथ उसको अलग अलग डिवीजन में बांटना। जब तक आप डिवाइड नहीं करेंगे तब तक डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा। सारे जितने भी एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, सारे टास्क को छोटे छोटे ग्रुप में बांटना एंड उसको छोटे छोटे ग्रुप में बांट के उसको इंडिविजुअल को वो जॉब असाइन करना, ये सबसे पहला काम होता है। डिवीजन ऑफ वर्क, जब तक आप पढ़े हो प्रिंसिपल में, डिवीजन ऑफ वर्क होना बहुत जरूरी है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज टू आइडेंटिफाई एंड डिवाइडिंग द वर्क एज पर प्लान। द डिवीजन ऑफ वर्क मेक्स श्योर देयर इज नो डुप्लीकेशन। और डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होता है कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है ना। एक ही बंदे को 2 टास्क या फिर एक टास्क को 2 बंदे को नहीं दिया जाता है। देयर इज नो बर्डन ऑन 1 पर्सन। अब जैसे मान लीजिए कि आप परचेज डिपार्टमेंट में काम करते हो, तो परचेज डिपार्टमेंट में अगर काम कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड टास्क दिया जाएगा। और साथ ही साथ जब आपको जॉब रोल दिया जाता है तो उस जॉब रोल में क्या काम करना है, जॉब डिस्क्रिप्शन भी आपको बताया जाता है। तो इससे क्या होता है कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क तो नहीं होता है, साथ ही साथ एक पर्सन के ऊपर ओवर बर्डन भी नहीं होता। वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉय, द मैनेजर डिवाइड्स द वर्क इनटू अ स्मॉलर यूनिट। वर्क को शेयर करते हैं और मैनेजर क्या करता है, अलग अलग छोटे छोटे यूनिट में उसको डिवाइड करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जॉब कहते हैं, जिसको हम लोग जॉब कहते हैं। तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, टास्क को आइडेंटिफाई करना एंड उसको डिवाइड करना। नेक्स्ट काम है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन कहने का मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटना। अब देखिए थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं। पहले जैसे मान लीजिए आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ये जो डिपार्टमेंट का आप जो डिवीजन कर रहे हैं, ये जो आप डिपार्टमेंट का डिवीजन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डिपेंडिंग अपॉन द टास्क या फिर फंक्शन, है ना, फंक्शन के अकॉर्डिंग आप ये डिवाइड कर रहे हो। एक मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आप एक कंपनी के मैनेजर हो और वो कंपनी मेडिसिन बनाता है, तो मेडिसिन बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल जो परचेस करना होता है वो एक अलग डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा और फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होगा। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये कहीं ना कहीं जो डिवाइड हो रहा है वो डिपेंडिंग अपॉन द टास्क। परचेज से रिलेटेड जो टास्क है उसको परचेज डिपार्टमेंट में डालिए, जो सेल्स से रिलेटेड टास्क है उसको सेल्स डिपार्टमेंट में डालिए और जो प्रोडक्शन से रिलेटेड टास्क है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डालिए। पर अगर एक ही कंपनी मेडिसिन भी बना रहा है, कॉस्मेटिक भी बना रहा है ना, या फिर वो स्टेशनरी भी बना रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट आपको अलग अलग डिवीजन भी करना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अलग से डिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि डिवीजन अगर आप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, कंफ्यूजन। अब मेडिसिन डिपार्टमेंट है, मेडिसिन डिवीजन है, तो मेडिसिन डिवीजन में
परचेज, सेल, है ना। मेडिसिन डिवीजन में परचेज होगा, सेल होगा और प्रोडक्शन होगा। फिर उसी तरीके से कॉस्मेटिक है तो कॉस्मेटिक में अलग परचेज डिपार्टमेंट होगा, सेल डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा। उसी तरीके से स्टेशनरी डिपार्टमेंट है तो स्टेशनरी डिपार्टमेंट में भी परचेज डिपार्टमेंट होगा, सेल डिपार्टमेंट होगा और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा। तो आप कहने का मतलब यहाँ पर दो तरीके से टास्क को डिवाइड किया जा रहा है। एक है जो डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप टास्क को डिवाइड कर रहे हैं, वो हो गया डिवीजन, है ना। वो अब देखिए इसको समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जहां पर डिपार्टमेंटलाइजेशन में एक है फंक्शनल और एक है डिविजनल। तो अगर आप डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट आप बांट रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड टास्क को डाला जाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स से रिलेटेड टास्क डाला जाएगा। तो उस तरीके का अगर डिवीजन आप कर रहे हैं यानी कि वो हो जाएगा फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। पर अगर एक ही कंपनी डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, एक से ज्यादा तरीके का प्रोडक्ट बनाता है, मेडिसिन अलग, सीमेंट अलग, कॉस्मेटिक अलग, कॉन्फ्लेक्शनरी अलग, स्टेशनरी अलग, तो वहां पर चलेगा डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। वहां पे डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप डिवाइड करते हैं, डिपार्टमेंट बनाते हैं अकॉर्डिंग टू टास्क, तो वो हो जाएगा फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। पर अगर आप डिवाइड टास्क को डिपार्टमेंट आप क्रिएट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गुड्स, डिपेंडिंग अपॉन द लाइन ऑफ प्रोडक्ट, तो वो जो डिवाइड होगा वो किस पे हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसके लिए आपको एक और अच्छे से एग्जांपल, जैसे यहां पर देखिए, आप जैसा कि देख पा रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। अब मैनेजिंग डायरेक्टर टेक्सटाइल, उस जिस कंपनी में काम करता हूं वहां पे टेक्सटाइल भी बनता है, कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट भी बनता है, मेडिसिन भी बनता है और ये सोप भी बनता है। तो ये जो अलग अलग डिवाइड किया है टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक, मेडिसिन एंड सोप, ये कहीं ना कहीं किसके आधार पे हो रहा है, अलग अलग लाइन ऑफ प्रोडक्ट के आधार पे हो रहा है। इस जिस कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं उस कंपनी में, हाँ, जिस कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं उस कंपनी में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी बनता है, मेडिसिन भी बनता है एंड सोप भी बनता है। मगर आपको पता है प्रोडक्ट, ये जो टास्क डिवाइड हो रहा है ये हो गया फंक्शन, ये क्या हो गया, फंक्शनल हो गया, है ना। मगर अगर बात करें कॉस्मेटिक की तो कॉस्मेटिक में भी प्रोडक्शन होगा, परचेज होगा, मार्केटिंग होगा, फाइनेंस होगा। तो ये जो प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस का डिवीजन हो रहा है ये कहीं ना कहीं किसके आधार पे हो रहा है, टास्क के आधार पे हो रहा है। तो उसी तरीके से मेडिसिन में भी प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस होगा और सोप डिपार्टमेंट में भी, है ना, सोप फंक्शनल डिवीजन, सोप डिवीजन में भी मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस वगैरह होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन आफ्टर, है ना, डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन करने के लिए क्या करा, आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इन अ स्मॉलर जॉब रिलेटेड एंड सिमिलर जॉब आर ग्रुप्ड टुगेदर। एक जैसा काम को एक डिपार्टमेंट में ग्रुप करते हैं। द डिपार्टमेंट और ग्रुपिंग ऑफ जॉब कैन बी डन बाय ऑर्गेनाइजिंग इन डिफरेंट वे। दो तरीके से, एक है फंक्शनल और एक है डिविजनल। तो जब जॉब रिलेटेड कॉमन फंक्शन, जॉब रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन को जब एक साथ बांटते हैं उसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। When the organization is producing more than one type of product, then they prefer divisional departmentalization. उस केस में ये लोग क्या करते हैं, डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ड्यूटीज असाइन करना। ड्यूटीज असाइन करना कहने का मतलब कि अब वर्कर को सेलेक्ट कर लिए तो भाई ड्यूटीज देना उनको जरूरी है, और ड्यूटीज देने वक्त हम लोग ध्यान रखते हैं कि जो बंदे को जो काम आता है उसको वही टास्क दिया जाए, है ना। अब ये बताओ, आप हो अकाउंटेंट, आपको अकाउंटिंग का नॉलेज है और आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला या फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए बोल दिया जाए तो क्या कर पाओगे, या फिर आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मशीन ठीक करने के लिए बोल दिया जाए कि ये लो पेचकस पिलास जाओ मशीन ठीक करो, तो क्या कर पाओगे आप लोग, नहीं कर पाओगे, है ना। तो कहीं ना कहीं
ड्यूटीज असाइन करने वक्त ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिस बंदे को ड्यूटी जो दिया जा रहा है उस बंदे का क्या नॉलेज है, उसका क्या एबिलिटी है, क्या क्या उसके पास स्पेशलाइजेशन है, किस चीज का उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर उसको टास्क दिया जाता है। तो जब मैनेजर ड्यूटी देता है तो इन बातों को भी ध्यान में रखता है। तो आफ्टर dividing the organization into a specialized department, each individual working in different department is assigned a duty matching to his skill and qualification। हर इंडिविजुअल को उसके एजुकेशन क्वालिटी के हिसाब से, उसके स्किल के हिसाब से उनको उनके डिपार्टमेंट में टास्क दिया जाता है। पहले तो तुमको जब सेलेक्ट किया जाएगा तो तुमसे देखा जाएगा कि अगर तुम एमबीए की हो मार्केटिंग और फाइनेंस से, तो तुमको या तो मार्केटिंग में या तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग से की हो तो मार्केटिंग में डाल दिया जाएगा, फाइनेंस से की हो तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल दिया जाएगा। तुम अगर चार्टेड अकाउंटेंट हो तो आपको अकाउंट सेक्शन में डाल दिया जाएगा। अगर आप इंजीनियर हैं तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में आपको डाला जा सकता है ना, मैकेनिकल इंजीनियर है या फिर प्रोसेसिंग इन इंजीनियर है, जो भी है। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन एक मैनेजर वो टास्क को क्या करता है, डिफाइन करता है, असाइन करता है। द वर्क इज असाइन्ड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। द एम्प्लॉय आर असाइन्ड ड्यूटीज बाय गिविंग देम डॉक्यूमेंट कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? तो जब कल को आप कहीं मैनेजर बनोगे या फिर कहीं आप एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉय काम किए तो आपका मैनेजर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन देगा, और जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ रहता है कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना, जो कि आपको क्लियरली बताता है अबाउट योर रोल, कि आप किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे और किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करेंगे। एंड लास्ट बनता है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कहने का मतलब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, यानी कि कौन किसका बॉस होगा, है ना। आपको पता है जब आपको टास्क दिया गया, जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया तो आपको अथॉरिटी भी मिलना चाहिए, यानी कि आप मेरे अंडर में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको साथ ही साथ टास्क तो देंगे, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कुछ पावर भी देना जरूरी है, और उस पावर को जब तक नहीं देंगे आप टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहे हैं एंड अथॉरिटी भी दे रहे हैं, तो यहाँ पर एक सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप क्रिएट होता है। तो लास्ट में है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अगर हम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर दिए तो हम मेरे को ही आप आके रिपोर्ट करोगे, मेरे को ही आके आप रिपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं इससे क्या बनता है, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप से, कि आप अपने मैनेजर, आपका मैनेजर कौन है, आपका सुपीरियर कौन है, आपका सबऑर्डिनेट कौन है। जो आपका बॉस है वो आपके लिए सुपीरियर हो गया, और जो आपके नीचे काम कर रहा है वो सबऑर्डिनेट हो गया। यानी कि आप मेरे अंडर अगर काम कर रहे हो तो हम हो गए सुपीरियर एंड आप हो गए सबऑर्डिनेट। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आफ्टर ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एम्प्लॉय हैज टू परफॉर्म द जॉब, है ना। सो फोर्थ स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, all the individual are assigned some authority मैचिंग विद देयर जॉब। जैसा जॉब है उसके हिसाब से उसको अथॉरिटी मिलता है, और वो अथॉरिटी उसको कौन देता है, वो पावर उसको कौन देता है, उसका बॉस। असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। और ये जो ड्यूटी असाइन करते हैं इससे सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप क्रिएट होता है। एंड द क्वेश्चन ऑफ हु रिपोर्ट टू हुम इज क्लियरिफाइड। और चूंकि पता है कि सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, तो जाहिर सी बात है सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा। अगर हम आपको टास्क दिए, अगर हम आपको और एक्टिविटीज दी हैं और आपको पावर दी है, तो आप मेरे को रिपोर्ट करोगे कि वो टास्क कंप्लीट हुआ कि नहीं, कब तक आप कंप्लीट करोगे, आपको क्या चीज का कमी है। बात समझ में आया? तो ये है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा सा एक पॉइंट दे रहा है कि द मैनेजर विथ द मैक्सिमम अथॉरिटी आर कंसिडर्ड टू बी टॉप लेवल मैनेजर। वो मैनेजर जिसके पास मैक्सिमम अथॉरिटी है वो टॉप लेवल, जिसके पास थोड़ा कम अथॉरिटी है वो मिडिल लेवल में आ जाएगा, और जिसके पास मिनिमम अथॉरिटी है वो आ जाएगा लोअर लेवल में। मैक्सिमम टॉप लेवल, थोड़ा कम पावर है मिडिल लेवल, और एकदम कम पावर है तो वो लोअर लेवल में आ जाएगा, है ना। तो अगर बात करें
ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की, तो हम लोग इस प्रोसेस में 4 बातें किए। डिवीजन ऑफ वर्क, ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, जॉब को ग्रुप करना एंड उसके लिए डिपार्टमेंट असाइन करना, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज असाइन करना और इस्टेब्लिश करना रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, है ना। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ये बहुत ही आसान हो जाता है जब आप अच्छे से प्रोसेस पढ़ लिए। आखिर क्या इंपॉर्टेंस है इसका ऑर्गेनाइजिंग का, है ना। एक मैनेजर अगर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस परफॉर्म करता है तो इसका क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो सबसे पहला बेनिफिट मिल रहा है बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। सीधी बात है भाई, अगर आप स्पेशलाइज्ड मैनर में काम कर रहे हो, देखो क्या करता है एक मैनेजर, टास्क को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करता है और उस बंदे को वही टास्क देता है जिस चीज में वो माहिर है, जिस चीज को वो परफॉर्म कर सकता है। हम एज अ एम्प्लॉय गए तो वो देखा कि मेरे को अकाउंटिंग का नॉलेज है, तो वो मेरे को अकाउंट सेक्शन में डाल दिया और डेली बेसिस पे एक ही काम को बार बार कर रहे हैं, रिपीटेडली कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम क्या हो जाएंगे, उस टास्क को करने में स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। इसलिए जब ग्रुपिंग ऑफ टास्क होता है और एम्प्लॉय के लिए कौन से एम्प्लॉय को क्या टास्क देना है ये अगर डिसाइड हो जाता है तो स्पेशलाइजेशन हो जाता है, क्योंकि वो बंदा एक ही टास्क को डेली बेसिस पे बार बार परफॉर्म करता है। फिर नेक्स्ट कह रहा है क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप मतलब जैसा कि आप लोग पढ़े असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड अथॉरिटी, है ना। अथॉरिटी कितना है आपके पास ये दे दिया जाता है, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बता दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में अगर आपके पास क्या पावर है, आपको जॉब डिस्क्रिप्शन दे दिया गया। अभी हम लोग बात किए ना कि एक मैनेजर एम्प्लॉय को जॉब डिस्क्रिप्शन देता है, अथॉरिटी देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, फिर उसके बाद अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करता है, यानी कि कौन किसका बॉस है, कौन किसका ऑर्डर फॉलो करेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड होता है कि कौन किसका परफॉर्म करेगा टास्क। आप मेरे अंडर में हो तो आपको मेरा टास्क परफॉर्म करना है, आपको और किसी के बारे में नहीं सुनना है, आपको और किसी का टास्क परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो आपके अंदर में क्या आ जाएगा, एक क्लियरिटी आ जाएगा कि हमको इनका टास्क परफॉर्म करना और किसी का भी ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन होता है जब आप ऑर्गेनाइजेशन में बस प्रोडक्टिव मैनर में काम करते हैं, एक ही टास्क को एक बंदा परफॉर्म करता है और वो भी स्पेशलाइज्ड मैनर में काम करता है, तो होता क्या है कि रोल क्लियरिटी आता है, किसी को कंफ्यूजन नहीं होता, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होता। तो जब ओवरलैपिंग वर्क नहीं हो रहा है, एक ही काम को 2 बार नहीं किया जा रहा है, रिसोर्सेज का बेस्ट मैनर में यूटिलाइजेशन हो रहा है, सबको सबका टास्क पता है, किसको क्या काम करना है, किसको क्या नहीं करना, तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन होता है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम वर्ड कब यूज करते हैं, जब किसी रिसोर्सेज का पूरा बेनिफिट लिया जाए विदाउट एनी वेस्टेज, यानी कि किसी रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन होता है विदाउट एनी वेस्टेज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अडॉप्टेशन टू चेंज, आप इजिली किसी भी चेंज को अडॉप्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे है, अगर आप ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं तो किसी भी चेंजेस को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे होता क्या है कि परचेज डिपार्टमेंट अलग, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, है ना, सारा डिपार्टमेंट अलग है। तो मान लीजिए नया टेक्नोलॉजी का मशीन आया, तो वो जो टेक्नोलॉजी का मशीन आया तो जाहिर सी बात है वो सेल्स डिपार्टमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अफेक्ट करेगा। तो इससे होता क्या है, जब आप टास्क को डिवाइड कर देते हैं तो चेंजेस रिलेटेड किससे आया, मशीन से रिलेटेड चेंजेस आया, तो वो चेंजेस को अडॉप्ट किसको करना पड़ेगा, मशीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को करना पड़ेगा, है ना। उसी तरीके से मान लीजिए रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, तो रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया तो ये किसके लिए टेंशन है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए टेंशन है, तो उसको चेंजेस लाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब किसी भी तरीके का अगर चेंजेस आता है तो वो इजिली अडॉप्ट कर लिया जाता है जब आप अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटते हैं, तो है ना, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो डायनेमिक है ना, हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आता है, कॉम्पिटिटर का पॉलिसी चेंज हो जाता है या फिर गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं चेंजेस अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप मार्केट से वाइप आउट हो जाएंगे। तो अगर कॉम्पिटिटर अपना पॉलिसी चेंज कर रहा है तो आपको भी पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा, और अगर
वो चेंजेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अफेक्ट करेगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चेंजेस आएगा, परचेज डिपार्टमेंट को अफेक्ट करेगा तो परचेज डिपार्टमेंट में चेंजेस लाना पड़ेगा। यानी कि इससे क्या होता है कि जिस डिपार्टमेंट में चेंजेस है उसी डिपार्टमेंट में इंप्लीमेंटेशन होता है, सारे डिपार्टमेंट को इससे परेशानी नहीं होता है। तो इसलिए आप इजिली क्या कर सकते हैं, इजिली आप किसी भी चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कहने का मतलब जब आप किसी भी काम को सिस्टमैटिकली मैनर में काम करते हैं, आपको पता है कि कौन किसका बॉस है, तो वहां पर मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिवली होता है, किसी भी तरीके का डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है ना। और सबसे बड़ी बात कि सारे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहता है। अब देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब सक्सेसफुल तभी होता है जब सारे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन है। जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, तो परचेज डिपार्टमेंट जब तक सेल्स डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तब तक प्रॉब्लम है। सेल्स डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो प्रॉब्लम है। फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है कि भैया हमको फंड का शॉर्टेज है, आप थोड़ा उधार कम बेचिए, मगर सेल्स डिपार्टमेंट कह रहा है हमको क्या मतलब है, हम तो अपना भाई सेल करके साइड बचाएंगे। तो इससे प्रॉब्लम क्या है, इससे ये प्रॉब्लम है कि आप सेल्स डिपार्टमेंट तो अपना काम कर ले रहा है मगर फाइनेंस डिपार्टमेंट को पैसा कलेक्ट करने में दिक्कत हो रहा है, उसको सही समय पे पैसा नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम क्या है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को फंड ही नहीं आएगा तो वो आगे फंड प्रोसेस नहीं कर पाएगा, वो इसके कारण परचेज डिपार्टमेंट को फंड नहीं मिलेगा। अब परचेज डिपार्टमेंट को फंड नहीं मिलेगा तो वो रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर पाएगा, और जब रॉ मटेरियल वो परचेज नहीं कर पाएगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा तो सेल्स डिपार्टमेंट को टाइम पे गुड्स नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सारे इंटर रिलेटेड है। तो अगर सारे डिपार्टमेंट एक साथ मिल के एक दूसरे के साथ मिल के काम परफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या करता है, ये भी काम करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने का काम करता है ताकि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट हो, है ना। नेक्स्ट कह रहा है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब देखिए आपको पता है एक मैनेजर के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है। तो मैनेजर जब वर्कलोड से ज्यादा बर्डन रहेगा तो क्या वो एक्स्ट्रा कुछ सोच पाएगा, कभी नहीं सोच पाएगा। मगर जब मैनेजर अपना टास्क, अपना अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर कर देता है तो इससे होगा क्या, इससे यही होगा कि मैनेजर का बर्डन जो है वो रिड्यूस होगा, बर्डन जो है वो रिड्यूस होगा, बर्डन रिड्यूस होगा यानी कि वो रिलैक्स रहेगा। तो रिलैक्स रहेगा तो वो खाली समय को कहाँ यूटिलाइज करेगा, इनोवेशन में, न्यू टेक्नोलॉजी से कैसे मैन्युफैक्चरिंग करें, कैसे कंपनी को ग्रोथ पे लाए, कैसे कंपनी के लिए एक नया डेवलपमेंट की बात करें। तो कहीं ना कहीं जो चेंजेस आ रहा है, जो चैलेंजेस आ रहा है उसको मीट करने के लिए मैनेजर को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। तो जब मैनेजर अपना टास्क अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर करता है तो कहीं ना कहीं जो मैनेजर के पास एक्स्ट्रा टाइम बचा वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए यूज करता है। और जैसे ही है ना ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए वो यूज करेगा तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ भी होगा और साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल भी होगा। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल कैसे होगा, देखिए मैनेजर एज अ मैनेजर जब कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की बात करता, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट की बात करता, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगा तो वहां के वर्कर भी डेवलप करेंगे और वर्कर डेवलप करेंगे यानी कि आपका भी ग्रोथ होगा। तो इसलिए कह रहा है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल with the optimum utilization of resources and proper division of work, departmentalization company can easily meet the challenges, है ना। expansion and growth कैसे बोल रहा है भाई, सबसे पहले तो optimum utilization। optimum utilization कहने का मतलब जब एज अ मैनेजर, जब एज अ वर्कर जब आप अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करते हैं, इससे फायदा क्या होता है, इससे यही फायदा होता है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर यूटिलाइज कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि कॉस्ट घटेगा और कॉस्ट घटेगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होने के कारण क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन के पास ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा पैसा आता है, तो उस पैसे को वो यूटिलाइज कर सकता है कहाँ, फर्दर प्रोडक्शन, फर्दर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में। एंड लास्ट क्या कह रहा है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कैसे होगा, क्योंकि भाई मैनेजर के पास जब एक्स्ट्रा समय रहेगा, जब वो
अपना वर्कलोड किसी के साथ शेयर करेगा, तो मैनेजर कैन कॉन्सेंट्रेट टू डेवलप न्यू मेथड, वो कॉन्सेंट्रेट करेगा न्यू मेथड पे, न्यू वे ऑफ परफॉर्मिंग जॉब पे, तो कहीं ना कहीं न्यू टेक्नोलॉजी वो अडॉप्ट करेगा और ग्रोथ की बात करेगा। तो इससे फायदा क्या है कि मैनेजर कंपनी के ग्रोथ की बात करेगा, और कंपनी का ग्रोथ जब होगा तो कहीं ना कहीं इंप्लॉय का भी ग्रोथ होगा। बात समझ में आ रहा? तो इसी के साथ हमारा इंपॉर्टेंस भी कवर। इंपॉर्टेंस में क्या होता है? सबसे पहले स्पेशलाइजेशन होगा वर्कर के बीच में, जब एक ही टास्क को बार बार करेगा तो स्पेशलाइज हो जाएगा। क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, किसको क्या काम करना है एकदम क्लियरली डिफाइंड रहेगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, क्योंकि किसी भी तरीके का वेस्टेज नहीं होगा। चेंजेस आप इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा, यानी कि सारे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ कहने का मतलब है ना, ऑर्गेनाइजेशन इजीली एक्सपैंड कर पाएगा और ग्रोथ हो पाएगा, क्योंकि उसको ज्यादा बेनिफिट होगा। एंड लास्ट क्या कह रहा है? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कहने का मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन में है ना, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के हित की बात करेगा, न्यू टेक्नोलॉजी की बात करेगा एंड ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ की बात करेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, और इस वीडियो में हम लोग सीखें कि आखिर क्या ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कैसे होता है एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो क्लियरिटी दिया होगा, एंड आई होप कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोस का व्यू और किसी भी तरीके का अगर कमेंट हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर उसको बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।